एक बार पुनः आप लोगों को मेरा स्वागत है। ये इसके पहले पिछली कक्षा में कुछ जानकारी आप लोगों को दिए थे कि जब हिंदी का पाठ्यक्रम की पढ़ाई हो रही है तो सबसे पहले जाने कि भाषा क्या है, हिंदी क्या है और हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डाले थे। आज हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे ड्यू टू जो सिलेबस है, मुख्य पाठ्यक्रम है, जैसे हिंदी भाषा शिक्षण क्या है। समझ रहे हो ना? हिंदी भाषा शिक्षण क्या है, तो इस पर यदि हम लोग चर्चा करें तो जाने ये कि हिंदी भाषा शिक्षण क्या है। कोई बता सकते हैं? है ना? क्योंकि अब मुख्य टॉपिक पर चलेंगे, ज़्यादा समय ठीक नहीं देंगे, ये बेहतर होगा क्योंकि समय का भी अभाव रहता है। और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि 6:30 बजे तक मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है? हाँ, पूरे 6:30, ठीक ना? 6:30 तक रहेंगे। सब आप लोग प्रिपेयर होकर के आइए कि 6:30 के बाद ही मैं छोड़ूंगा। ठीक? हाँ, किसी को देर विलम्ब नहीं होगी, कोई दूर दराज से नहीं है? ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण एरिया से आते हैं, यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, तो थोड़ा लगता होगा, दसहत में रहते होंगे कि शाम का समय है, क्या होगा। वहाँ पो की स्थिति बनी रहती है कि आखिर क्या होगा, जाने में कोई दिक्कत तो ना हो, है ना? तो ये समझना ये है। तो ध्यान देना है कि हिंदी भाषा शिक्षण क्या है, इस पर फोकस करते हैं। पहले हिंदी भाषा शिक्षण क्या है, इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना है कि हिंदी भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सीखने और सिखाने की कला विकसित करते हैं, है ना? और इसमें एक शिक्षक के द्वारा और एक विद्यार्थी के द्वारा, एक शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम और सीखने पर जोर दिया जाता है। ठीक ना? तो ध्यान देना ये है, कहने का मतलब हुआ कि जब जब आप शिक्षा देंगे, बच्चों के बीच में शिक्षण कार्य करेंगे, तो शिक्षक एक धुरी के समान है। एक अध्यापक, एक शिक्षार्थी और एक आपका विषय वस्तु, पाठ्य पुस्तक, तीनों को केंद्र में रखकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जाता है। अधिगम और सीखने, अधिगम मतलब समझ रहे हैं, सीखना, अधिगम कार्य संपन्न किया जाता है। और इसके बीच में एक टूल्स, एक माध्यम है, उस माध्यम का सहारा लेकर के शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो ध्यान देना यह है कि इसमें हिंदी भाषा की संरचना, हिंदी भाषा साहित्य, व्याकरणिक कोटि में जितने सारे हैं, है ना, ये सारे पार्ट्स का सहयोग लेकर के हिंदी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। ठीक है? जैसे हम लोग, महत्वपूर्ण क्या है, जब हिंदी शिक्षण देने लगेंगे तो क्या देखते हैं, व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, व्याकरणिक शब्दों का, शब्दों में शुद्धता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बीच बोल रहा हूँ, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हिंदी के शिक्षक है। मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं भी ये जानता हूँ, अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। समझ गया ना? लेकिन हम यदि अंग्रेजी बोलने लगे आप लोग के बीच में, तो मेरा हिंदी का क्या औचित्य रहेगा? समझ में आई बात ना? तो जहां तहां जदा कदा इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कोशिश करनी होती है मुझे कि मैं प्रयास करूं कि आप लोगों के बीच में शुद्धता लाऊं। किसमें? हिंदी में, है कि नहीं? तो यहाँ ध्यान देना है कि जैसे व्याकरणिक है, व्याकरणिक शब्दावली है, साहित्य है, बहुत सारे क्या कहा जाए, साहित्य के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, उसका
प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में पूर्व ज्ञान को संजो कर रखते हुए, यानी बच्चों के को पूर्ण ज्ञान का अवलोकन करते हुए आज के डिजिटलाइजेशन युग में, है ना, जैसे हम लोग मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, ई बुक लर्निंग आ चुका है, बहुत सारे मोबाइल ऐप आ चुके हैं, बहुत सारे जो शिक्षण से संबंधित हैं। जैसे झारखंड सरकार के बहुत सारे ऐप हैं। जे गुरु जी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो झारखंड के दिशोम गुरु, जो परसों अलविदा कह गए, है कि नहीं? तो उनके नाम पर झारखंड सरकार ने जे गुरु जी ऐप लॉन्च किया। इसके पहले ई विद्या वाहिनी पोर्टल ऐप लॉन्च किया हुआ है। इसके पहले झारखंड रुआर, पंख पत्रिका और अन्य बहुत सारे जो हैं शिक्षण अधिगम से संबंधित ऐप का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है, इसमें हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान, उनकी भाषाई कौशल कौन कौन है? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सारे जो कौशल हैं इसका इस्तेमाल करके, और आज के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षण क्या है, शिक्षा कैसे देनी है, उसका इस्तेमाल करना हिंदी भाषा शिक्षण है। दूसरी बात, हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण के नवीनतम प्रक्रिया पर यदि चलें तो क्या है? आज आप देखते होंगे कि प्रायः झारखंड सरकार की प्रायः प्रत्येक स्कूल में 1 to 5 छोड़ करके, और कुछ विद्यालय 6 to 8 छोड़ करके, प्रायः 80% विद्यालयों में, पूरी समझिए 80% विद्यालयों में ICT लैब का अधिष्ठापन किया गया है। समझ गए? मतलब ICT लैब का निर्माण किया गया है, ICT लैब से। और ICT इंस्ट्रक्टर, जिसको कहेंगे वोकेशनल ट्रेनर, है ना, उसकी नियुक्ति की गई है। उसमें क्या है? ICT समझ रहे हैं ना, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, ICT, सूचना इंफॉर्मेशन एंड संप्रेषण कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आई बात? यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। हम लोग भी ICT लैब में जाते हैं, वहां सारा ऐड किया हुआ है। जाएंगे, इस पेज को खोलेंगे, बच्चे को हम अपना PPT तैयार किए हुए हैं, ठीक है, यदि संभव हुआ तो PPT के माध्यम से पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर जो क्लास लेनी है वो बच्चे वहाँ रहते हैं, ICT के माध्यम से अपना पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक ना, वहाँ सारा व्यवस्था किया गया है, हर क्लासरूम में ऐड किया हुआ है। हमारे विद्यालय में भी 9 ऐसे रूम हैं जो ICT लैब से कंप्लीट है, ICT लैब कंप्लीट है उसमें सब पूरा। तो इसमें यहाँ जानना ये है कि और आज शिक्षण और अधिगम में क्रांतिकारी बदलाव यदि लाया जा रहा है तो उसका एकमात्र माध्यम है ICT, है ना। दूसरी बात, हम लोग शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे और बना सकते हैं? शिक्षण के साथ साथ सहशैक्षिक क्रियाओं का उपयोग करके। सहशैक्षिक क्रिया समझ रहे, जिसको कहेंगे पाठ्य सहगामी क्रिया, है ना। शिक्षण के साथ साथ जैसे पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है? सरकार जो है एक से एक ऐप लॉन्च की है और एक से एक सुझाव देती जाती है कि हर सड़क सुरक्षा सप्ताह, ट्रैफिक रूल, मद्यपान निषेध दिवस, ये सब मनाया जाता है विद्यालय में। तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक्टिविटी करवाना है, आप उसको क्रियाकलाप में शामिल करना है, ताकि बच्चे रोचक ढंग से भी उसको अपनी रोचकता लाएं और बेहतर तरीका से शिक्षण
ये पढ़ाई कर सकें। और विशेष रूप से इको क्लब का निर्माण किया गया है, बाल संसद गठन किया गया है, ये लिटरेसी क्लब का निर्माण किया गया है, बहुत तरह के क्लब बनाए गए हैं ताकि बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए कि शिक्षण के साथ साथ ये सारे एक्टिविटी करना है ताकि आपको भी लगे कि ये पाठ्य रुचिकर हो। ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए हम पढ़ा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, उनकी कविता के बारे में, तो क्लास को रोचक करने के लिए क्या है, पहले ही बच्चे को कह देना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का कोई बेहतर फिगर बनाना है, बच्चे को ड्राइंग करके लाना है, उनकी जीवनी लिखना है ना, उनकी कौन कौन सी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं, उपन्यास क्या है, कहानी उन्होंने क्या लिखा है, कविताओं की संग्रह क्या है, तो बहुत सारे बता करके कक्षा को क्या करते हैं, रोचक बना देते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि हिंदी भाषा शिक्षण में नवीनतम तकनीक में क्या क्या करते हैं, सो देखिए। भाषा के साथ साथ आजकल आप लोग देखेंगे वीडियो और ऑडियो सुनाया जाता है, देखेंगे क्लास में वीडियो और ऑडियो का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम लोगों को ये कंटेंट खुद गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, समझ रहे हैं ना। उसमें हर चैप्टर का वीडियो बना हुआ है और हर चैप्टर वाइज जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी तैयार किया गया है ताकि शिक्षक को पढ़ाने के क्रम में कोई बाधा ना हो, इसलिए उसको ऑडियो वीडियो, उसके साथ साथ मैं बता दे रहा हूँ ई बुक भी प्रोवाइड किया गया है और बहुत सारे मोबाइल ऐप में भी लोड किया गया है। आगे हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण देना है, हम लोगों को प्रोजेक्ट आपको बनाना है और प्रोजेक्ट मेथड से शिक्षण देने की प्रक्रिया है। नवीनतम शिक्षण कैसे हम अपने बच्चे को दे सकते हैं, साथ ही साथ हाइब्रिड और ऑनलाइन क्लास की भी समुचित व्यवस्था की गई है। समझ में आ रही बात। हाइब्रिड और ऑनलाइन क्लास क्या है, बोलिए। जैसे कि हम अभी आप लोगों के बीच में हाइब्रिड क्लास ले रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ जो हैं वो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में भी, और आप लोगों के साथ हम ऑफलाइन भी रूबरू हो रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड क्लास, ऑनलाइन कक्षा, है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान देना ये है कि इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा शिक्षण का यदि महत्व देखा जाए तो आज के दैनिक जीवन में हिंदी भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, तो जाने हम लोग कि हिंदी भारत की प्रमुख राजभाषा है, ये जान रहे हैं। अब अगर यदि जो हमारे देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा देश बहुभाषी बाहुल देश है, ये भी जान रहे हैं, बहुत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारी बोलियां बोली जाती है ना। लेकिन हिंदी राजभाषा जो है, राजकाज की भाषा है, शासन प्रशासन की भाषा है, शासनिक प्रशासनिक कार्यालयों में हिंदी भाषा का ही शिक्षण, हिंदी भाषा का ही टिप्पण तैयार किया जाता है, उसी का प्रतिरूप देखने को अधिकतर आप लोगों को मिलता है। इसके बाद दूसरी यदि राजभाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो है अंग्रेजी। तो आप लोग देखे होंगे अधिकतर पत्राचार जो किया जाता है वो हिंदी और अंग्रेजी में ही होता है, लेकिन क्या गुजराती, मराठी, खोरठा में देखा जाता है, उर्दू में लिखा जाता है क्या, कहीं देखे हैं पत्राचार, नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है हमारी भाषा हिंदी। क्लियर, समझ में आ रही है ना। ठीक है। उसके बाद अगर यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक एकता और अखंडता की पहचान हमारी हिंदी से ही है। समझ में आ रही बात। क्या है कि हिंदी भाषा शिक्षण के क्रम में देश की एकता, अखंडता और इससे क्या होता है, एक सांस्कृतिक विरासत सुदृढ़ होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हिंदी का दैनिक जीवन में बहुत बड़ा प्रयोग है।
है ना, महत्व है। आगे यदि देखें तो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में सहायक है हिंदी। कैसे, देखिए, हम लोग जानते हैं कि आज नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, इसमें स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है कि 1 to 5 और 6 to 8 तक संभव है तो क्षेत्रीयता के आधार पर शिक्षा दिया जाए। एक अलग भाषा का निर्माण किया गया। बच्चे खोटा भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो 1 to 5, 6 to 8 तक खोटा में ही उसे बताना है। हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है यानी उस क्षेत्र की जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे, लेकिन तकनीकी विषयों का यदि अध्ययन किया जाए तो मातृभाषा में किया जाता है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो समझने की क्षमता उसमें बढ़ती है। और मातृभाषा के रूप में अधिकतर कौन भाषा प्रयोग किया जा रहा है? किया जा रहा है हिंदी, है ना। तो उसमें यह भी है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से भी बच्चे को बेहतर शिक्षा हिंदी के ही माध्यम से दे सकते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति भी हिंदी के माध्यम से विद्यार्थी अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हिंदी क्या है, हिंदी का महत्व क्या है? अनुभूति और अभिव्यक्ति का भी हिंदी जो हमारी भाषा है यह एक सशक्त माध्यम है। हम अपनी भावना, अपनी विचार, जो हिंदी भाषा है, मन के भाव, विचार, जिज्ञासा सही तरीका से प्रकट करें, वही है भाषा। तो हम अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति को हम सही तरीका से दूसरे के पास संप्रेषित कैसे कर सकते हैं? जब अपनी भाषा पर हम पकड़ करेंगे, मजबूत पकड़ बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलें कि जैसे हिंदी भाषा की यदि अच्छी ज्ञान है आपको तो रोजगार का सुनहला अवसर, रोजगार का द्वार खुला हुआ है। ये भी है। जैसे आप मीडिया से संबंधित, प्रिंट मीडिया से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, अच्छे अनुवादक बन सकते हैं। बहुत कम ही अच्छे अनुवादक मिल सकते हैं आपको, है ना। आप बहुत कम ही लोग हैं जो मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं। क्यों? चूंकि उन्हें अपने आप में भय सताता है कि जो हम लेख तैयार करेंगे, हम बेहतर संलेख तैयार करेंगे, वो संलेख मेरा सार्थक होगा कि निरर्थक होगा, पठनीय होगा कि अपठनीय होगा। समझ में आई बात ना? यानी पढ़ने योग्य है ही नहीं, नीरस है, तो श्रोता, ये वक्त जो पढ़ने वाले जो हैं, पाठक वर्ग के लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर लेख अच्छा नहीं होगा। तो क्यों? उन्हें ऐसा डर सताता है। लेकिन आप अच्छे हिंदी की जानकार हैं तो आप 2, 4, 10 लेख आप लिखिए, 2, 3 पन्ना, 4 पेज आप लिखिए। लिखने के बाद धीरे धीरे आपकी अच्छी आदत बन जाएगी। बहुत बढ़िया सोच आप डेवलप कर सकते हैं और लिख करके आप लेख अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार यदि देखा जाए तो हिंदी हमारी सर्वांगीण विकास में सहायक है ना। अब हम लोग प्रमुख रूप से जो मुख्य टॉपिक है इस पर चर्चा करें। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक ना, इतना तो मैं बता दिया आप लोगों को, नवीनतम तकनीक। आगे फिर क्लास लेंगे तो जब और विस्तार करेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा करें मुख्य रूप से हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो लिखिए आप लोग। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, ये मैं बता दिया अभी जो चर्चा किया ना। ये तो फिर अभी जितना हम बताएं, समझिए ये 3 पेज है, इतना लिखाना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं बता दिया आप लोगों को, ठोस जो है बता दे रहा हूं। ठीक ना, हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य, यहां से आप लोग लिखिए। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य,
हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहले आप लोग को जानना है, हिंदी भाषा को शुद्ध, सरल और स्पष्ट रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। दूसरी बात, विद्यार्थियों में भाव, अपनी विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, ताकि दूसरों को अपने विचारों और अनुभूतियों से हम उसे प्रभावी ढंग से, है ना, प्रभावशाली ढंग से उसे हम अपने आप में प्रमुखता से व्यक्त कर सकें उसके पास। तो हिंदी भाषा शिक्षण की ये मुख्य उद्देश्य है। यहां तक कि लिखिए नंबर 1 में, विद्यार्थियों में हिंदी भाषा को ऐसे लिखिए, हरेश, विद्यार्थियों में, अरे में हिंदी भाषा को शुद्ध, हिंदी भाषा को शुद्ध, सरल और स्पष्ट रूप से बोलने तथा और स्पष्ट रूप से बोलने तथा लिखने का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों में भाव व्यक्त करने की क्षमता, विद्यार्थियों में भाव व्यक्त करने की क्षमता, विद्यार्थियों में भाव व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, का विकास करना, ताकि वे अपने विचारों और अनुभूतियों को, ताकि वे अपने विचारों और अनुभूतियों को, विचारों और अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकें। विद्यार्थियों में भाव व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, ताकि वे अपने विचारों और अनुभूतियों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकें। हो गया? बढ़ाएं आगे। आगे देखिए, तीसरा, हिंदी भाषा के व्याकरण, हिंदी भाषा के व्याकरण
शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्ति, शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों और सांस्कृतिक संदर्भों, सांस्कृतिक संदर्भों का ज्ञान कराना, ज्ञान कराना। नंबर 4 है क्या बोल दें? तो यहाँ भी लिखना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ भी लिखना होता है, न तो और इजी हो जाता हमें, तो हमको तो जरूरत, इसीलिए दिक्कत हो रही है ना। क्लास तो और जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वह लिखना है हमको, है ना। छात्रों में रचनात्मक लेखन, छात्रों में रचनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन, संवाद, निबंध, पत्र, संवाद, निबंध, पत्र आदि लिखने की कला, लिखने की कला और कौशल विकसित करना, कौशल विकसित करना। बस इतना ही जानिए, ज़्यादा नहीं, मुख्य रूप से इतने समझिए। क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण के अन्य 3 और 4 उद्देश्य क्या है कि हिंदी भाषा के व्याकरण, इसकी शब्दावली, मुहावरे, आप लोग सुने होंगे, लोकोक्तियाँ, लोक में जो उक्ति प्रचलित है लोकोक्ति इसको कहते हैं। मुहावरे कौन भाषा का शब्द है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे उस समय। शब्दावली और व्याकरण और सांस्कृतिक संदर्भों का ज्ञान कराना हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों में रचनात्मक लेखन, संवाद है, निबंध है, पत्र है, अन्य बहुत सारे और कंटेंट हैं जिसकी जानकारी रखनी जरूरी है। ये सब लिखने की कला और कौशल विकसित करना हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग प्रमुखता से जानने का ये प्रयास करेंगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अभी जो आप लोगों का टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, तो ये जाने आज हम लोग मुख्य रूप से। अब जो मुख्य टॉपिक जो है आप लोगों का, ये टॉपिक भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यही आपका मुख्य टॉपिक है, यहीं से आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक ना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखिए, है ना, आप लोग देखे होंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, ये जानना है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। क्या है
कि भाषा शिक्षण के दौरान, लिखिए, भाषा शिक्षण के दौरान आवश्यक और महत्वपूर्ण नियम, आवश्यक और महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण नियम जो भाषा शिक्षण हेतु, जो भाषा शिक्षण हेतु हेतु आधार स्वरूप होते हैं। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण के दौरान आवश्यक और महत्वपूर्ण नियम जो भाषा शिक्षण हेतु आधार स्वरूप होते हैं, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहलाते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं ये क्या और कितना ज्ञान छात्रों को दिया जाए, समझ में आ रही बात? क्या और कितना ज्ञान छात्रों को दिया जाए, इसका निर्धारण के लिए हम लोग एक निश्चित रूप से विषय वस्तु तैयार करते हैं। जैसे आज आपकी 45 मिनट की घंटी है, आप कक्षा में जाएंगे तो 45 मिनट तक आप बेहतर शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से आप प्रिपेयर कर लेते हैं कि 5 मिनट मेरा प्रस्तावना आधारित चैप्टर रहेगा, 10 मिनट उसका हम डिस्क्राइब करेंगे, 3 मिनट पूर्व ज्ञान आधारित रहेगा, समझ में आ रही बात? 5 मिनट पुनरावृत्ति रहेगा, फिर 5 मिनट गृह कार्य रहेगा और 5 मिनट रहेगा प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चे के देंगे। अब बच्चा इतने में पूरा खुश हो जाएगा आपसे कि सर जो आए एकदम सिस्टम से इतना इतना मिनट पढ़ा करके जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसका उन्होंने हर एक्टिविटी को करा दिया। समझ में आई बात? काव्य का शिक्षण दे रहे हैं, कविता का शिक्षण, तो मेरा क्या उद्देश्य रहेगा कि मैं कविता का सस्वर वाचन 3 मिनट करूं, 3 से 5 मिनट करूं औसत, और 3 से 5 मिनट में 2 से 3 बच्चे को अपने वर्ग में उठा करके सस्वर वाचन कराना है। अब कविता का संदर्भित कथन पर चर्चा करेंगे, समझ में आई बात? फिर उस कविता में आए कठिन शब्दों की व्याख्या करेंगे, फिर उसको प्रसंग पर चर्चा करेंगे, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे, प्रत्येक पंक्तिबद्ध जो पंक्तियां दी हुई है उसको क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद उसे हम विशेष बताएंगे, विशेष कि इसमें से इस कविता की 10 पंक्तियों में हमने देखा कि इतने शब्द तत्सम शब्दावली के प्रयोग किए गए हैं, इसमें तद्भव शब्द हैं, ये ब्रज भाषा वाले शब्द हैं, इसमें ये अलंकार है ऐसे शब्द में, ये रस है, और इस तरह के छंदावली शब्दों का प्रयोग किया गया। बच्चा पूरा खुश हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए? हैं?
आप बच्चे को शिक्षा देने जा रहे हैं कविता पढ़ाने के लिए, बच्चे के दिमाग में पूरी बातें बैठ जाएगी हर एक शब्द का, और हम उसको बेहतर करके बाय बाय बच्चा खुश होकर के आपसे बोलेगा ठीक है सर बहुत अच्छा है ना। अगर यदि आप प्रिपेयर होकर नहीं जाएं तो एक बेहतर शिक्षण नहीं दे सकते हैं शिक्षक होकर के भी, है ना। तो यहाँ ये काम करना है। तो ये सामान्य सिद्धांत की ओर यदि हम लोग चर्चा करेंगे अभी इसी तरह से कि क्या देना है कितना देना है, इसके निर्धारण के लिए जो विषय का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे हम लोग उस उद्देश्य को पूरा भी करेंगे। ये भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत जो हैं इसके माध्यम से सीखने का भी प्रयास करेंगे। दूसरी बात, चूंकि हम लोग जानते हैं भाषा एक अर्जित संपत्ति है, और किसके द्वारा, एक समाज के द्वारा अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति है। समझ में आई बात। भाषा को पैतृक संपत्ति कभी नहीं मानना है, एक समाज एक सोसाइटी के द्वारा अर्जित संपत्ति है। अगर यदि पैतृक संपत्ति होता तो हमारे माता पिता खोठा बोलते थे, है ना। समझ में आई बात। और आपके भी माता पिता खोठा बोलते हैं। आप जिस परिवेश से आए हैं बहुत कम ही लोग वहां शुद्ध भाषा उस परिवेश में बोला जाता होगा, है ना। तो हम लोग भी तो यही सीखते, लेकिन हम लोग क्या सीखे, उस भाषा को भी सीख लिए, और जो सोसाइटी में हम लोग रहे, अच्छे परिवेश में पले बढ़े, अच्छे मित्रों से मुलाकात हुई, तो मुलाकात के दौरान अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम क्या किए, अर्जित संपत्ति है कि नहीं बताओ, समाज में सीखने का काम किए। तो यहाँ ध्यान देना ये है कि और भारत में याद रखना है आधुनिक जितनी भाषाएं हैं हिंदी सहित सभी भाषाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण शब्द है, सभी भाषाएं जो है विश्लेषणात्मक होती है, जिसको कहते हैं वियोगात्मक भाषा। एकमात्र संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो संश्लेषणात्मक है, कहने का मतलब संयोगात्मक है। समझ में आई बात। अब कहेंगे कि सर संयोगात्मक और वियोगात्मक क्या है, संश्लेषणात्मक और वियोगात्मक क्या है ना। तो यहाँ संश्लेषणात्मक मतलब ये समझने का प्रयास करना है, जिसको संश्लेषणात्मक यानी संयोगात्मक कहेंगे कौन है, संस्कृत। बाकी जितने भाषाएं हैं सब क्या है, वियोगात्मक है यानी विश्लेषणात्मक है। तो हिंदी कौन भाषा है, विश्लेषणात्मक यानी वियोगात्मक भाषा है। अब पहले ये जानिए कि संश्लेषणात्मक क्या है। थोड़ी जानकारी मैं बता दे रहा हूं कि जिन शब्दों के रूप में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी जिसका रूप लिंग वचन कारक पुरुष काल, है ना, अन्य जितने सारे कंटेंट हैं हिंदी के, है ना, उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये वियोगात्मक क्या है, उसमें आंशिक परिवर्तन होता है, यानी लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार क्या होता है, आंशिक परिवर्तन होता है, कम परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक ना। तो ये है, परीक्षा में आएगा हिंदी कौन सी भाषा है, संयोगात्मक विश्लेषण वियोगात्मक संश्लेषणात्मक वियोगात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे, विश्लेषणात्मक। क्लियर। उसको वियोगात्मक भी बोलते हैं, सुन लिए ना, ये जानना ही है। अब हम लोग चर्चा करें कि हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसको देखिए। हिंदी भाषा शिक्षण के
सिद्धांत। एक बार मैं सब लिखा दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद एक एक करके आप लोगों को इसको परिभाषा और उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है। इसमें एक नंबर में लिखिए स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। तीसरा, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। चौथा, प्रयत्न का सिद्धांत। पांच नंबर, अनुकरण का सिद्धांत। छह नंबर, सक्रियता का सिद्धांत। सात नंबर, अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। 9 नंबर में लिखिए वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। दस नंबर में एकता और सहभागिता का सिद्धांत। एकता और सहभागिता का सिद्धांत। अगला, भावात्मक अभिव्यक्ति। भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अगला, मौखिक प्रवचन। मौखिक प्रवचन या इसी को बोलेंगे मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य का सिद्धांत। और लास्ट, बहुमुखी सिद्धांत।
हो गया। हो गया। देखिए, ये हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत है, ठीक ना। ये मुख्य टॉपिक है, आप लोगों को यही पढ़ना भी है। अब क्या है, इसमें मैं पहला बताया आपकी स्वाभाविकता का सिद्धांत, ठीक है। ये स्वाभाविकता का सिद्धांत है क्या? कौन कौन ऐसे भाषा वैज्ञानिक हैं, है ना, जिन्होंने कुछ पुस्तक लिख करके स्वाभाविकता के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया है, व्याख्या करने का प्रयास किया है। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। तीसरा, अभ्यास का सिद्धांत। चौथा है प्रयत्न का सिद्धांत। पांचवा है अनुकरण का सिद्धांत। और छठा है सक्रियता का सिद्धांत। अगला, अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। आगे, उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। उसके बाद वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, एकता और सहभागिता का सिद्धांत, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, मौखिक प्रवचन या मौखिक कार्य का सिद्धांत, और लास्ट अंतिम बहुमुखी सिद्धांत, है ना। इतने हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब हम लोग चर्चा करें कि पहला कौन है? स्वाभाविकता। स्वाभाविकता का बड़ा दिक्कत हो जाता है। मेरी आदत है थोड़ा स्पीड में लिखने की, ठीक ना। और जब स्पीड में बढ़ता हूं तो ये कलम रोक देती है कि रुकिए, आगे मत बढ़िए। ऑनलाइन वाले कक्षा वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं है ना, तो दिक्कत है। ये ठीक। देखिए, ये क्या है स्वाभाविकता का सिद्धांत, इस पर चर्चा करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाषा सीखना मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है हमेशा। लेकिन सीखने की जो क्षमता है, कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव की सीखने की जो क्षमता है, वो क्षमता जो है शैशवा अवस्था में, चूंकि जब अवस्था आप लोग पढ़े होंगे तो बच्चा शुरू में क्या होता है, वो नवजात रहता है। नवजात के बाद आ जाता है वो शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ा के बाद वृद्धावस्था। मुख्य रूप से अवस्थाएं ये है ना। तो जिस समय बच्चा ये शैशवावस्था में रहता है, वो देखिएगा आप लोग, शैशवावस्था को एक अनुमानित मैं बता रहा हूं कि 10 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं, उसको नवजात के बाद का जो उम्र है, नवजात 0 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं वो नवजात होते हैं। उसको अधिक से कोई बहुत सारे ऐसे भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 9 माह भी बताया है, कोई 1 वर्ष भी बता दिया है ना। तो एक मैं बता रहा हूं अनुमानित कि अधिक से अधिक 1 वर्ष रखा जाए, तो आगे की जो उम्र है वो शैशवावस्था हो जाता है। तो देखिएगा, वो 10 वर्ष की आयु, एक संभावित मैं बता रहा हूं, 10 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें सीखने की जो भावना है, सीखने की जो ललक है, वह अधिक जिज्ञासु होते हैं। और हम लोगों की जो बुद्धि है ना, हम लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। हम लोग 4 शब्द जैसे ही उसके साथ
बोलने का प्रयास करते हैं, वैसे ही वह बच्चा जो है ना हम लोग से कहीं एडवांस बोल देता है, और हम लोग क्या करते हैं उस परिस्थिति में हंस करके गुजार देते हैं और कहते हैं देखो हमसे भी ज्यादा तेज निकला ये। कोई प्रश्न उससे करके आप देखिए, उसके बाद वो 2-3 प्रश्न और कर देगा आपसे, और शायद उसका प्रश्न का जवाब देने में भी असफल भी हो सकते हैं हम लोग। और अगर यदि संतुष्ट नहीं हो पाएंगे बच्चे का, जब बच्चा आपके प्रश्न का उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो तुरंत भी बोल भी देगा, आप नहीं जानते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये उसकी एक स्वाभाविकता का सिद्धांत है। तो चूंकि ये जानना ये है कि शैशवावस्था में उसकी बुद्धि जो होती है ना बड़ा तीव्र होती है, उसके बाद उसकी जो उत्तरोत्तर बुद्धि जो है, उत्तरोत्तर शब्द समझ रहे, उत्तर धन उत्तर, संधि विच्छेद करेंगे, उत्तर धन उत्तर तब बना उत्तरोत्तर। अब उत्तर मतलब बाद, बाद में यानी उत्तरोत्तर धीरे धीरे उसकी बुद्धि घटती जाती है। और यह जो लेवल है ये 20 वर्ष की आयु तक जो अवस्था है ना वो बेहतर होता है। 20-22 वर्ष की अवस्था तक आपको जितना एनर्जी लगाना, जितना पढ़ना है आप बेहतरीन पढ़ाई पढ़ सकते हैं। उसके बाद की आपकी जो लेवल है कैपेसिटी है थोड़ी थोड़ी 0.01 0.02 के लेवल में क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। इसलिए विलक्षण प्रतिभा के जो धनी होते हैं वैसे बच्चे देखिएगा 25-28 तक कोई ना कोई नौकरियां ले ही लेते हैं। और अधिकतर आईएएस आईपीएस जो बनते हैं 22 वर्ष 23 वर्ष 24 25 28 तक वो बन ही जाते हैं, देखते हैं ना। यही कारण है उसके बाद का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा उत्तरोत्तर होने लगेगी, बुद्धि घटने लगती है ना। लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए लोगों को। तो ये है ना। चलिए ठीक, उसके बाद समझने का प्रयास करें ये कि भाषा अर्जन में जो इन्वायरमेंट है, वातावरण जिसको कहते हैं, है ना, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका इन्वायरमेंट, है ना, आप किस वातावरण में, स्वच्छ परिवेश में आप पले बढ़े हैं तो स्वच्छ बुद्धि डेवलप हुआ। अगर यदि आपको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, उस तरह के वातावरणीय विकास आपकी वातावरणीय विकास आपके माइंड में नहीं हो पाया, तो आप वहाँ से निकले, फिर अच्छे दोस्तों से के साथ संगति हुई, तो अब आपका कहीं इन्वायरमेंट डेवलप हुआ, वातावरण बेहतर हो पाया, तो आप पढ़ने में ज़्यादा जिज्ञासु होने लगे, है ना। तो उस परिस्थिति में आपकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो ये है स्वाभाविकता का सिद्धांत। और चूंकि भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर के एक भाषा समाज के द्वारा अर्जित संपत्ति है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ये स्वाभाविकता का सिद्धांत ये बात बताता है। इसी में एक हेराल्ड ई पामर एक बहुत बड़े भाषाविद हैं, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज स्टडी में इस बात को जिक्र भी किया है, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिए स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है। लिखिए, भाषा सीखना मानव जीवन की, भाषा सीखना मानव जीवन की, भाषा सीखना मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्योंकि भाषा सीखने की क्षमता, क्योंकि भाषा
सीखने की क्षमता, क्योंकि भाषा सीखने की क्षमता शैशवावस्था में तीव्र, शैशवावस्था, शैशवधन अवस्था तब बना है शैशवा अवस्था, यानी शैशवावस्था में तीव्र, शैशवावस्था में तीव्र, फिर उत्तरोत्तर घटती जाती है, फिर उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर घटती जाती है। भाषा अर्जन में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है। भाषा सीखने में, भाषा सीखने में भाषा कौशलों, भाषा सीखने में भाषा कौशलों के स्वाभाविक क्रम, स्वाभाविक क्रम जैसे श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में लिखित पक्ष की अपेक्षा लिखित पक्ष की अपेक्षा मौखिक पक्ष श्रवण और भाषण, श्रवण और भाषण
पर अधिक बल देना चाहिए। अधिक बल देना चाहिए। अधिक बल देना चाहिए। छात्रों को जिस भाषा में ग्रहण छात्रों को जिस भाषा में ग्रहण हो उसी भाषा में अभिव्यक्ति हेतु छात्रों को उत्साहित करना चाहिए। छात्रों को उत्साहित करना चाहिए। हो गया? देखिए अब क्या मैंने लिखा है कि स्वाभाविकता का सिद्धांत यह बताता है कि भाषा सीखना मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है, क्योंकि भाषा सीखने की क्षमता शैशवावस्था में तीव्र फिर उत्तरोत्तर घटती जाती है। क्लियर है? भाषा अर्जन में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित की जाती है। इसीलिए वातावरण का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक ना? क्योंकि पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित की जाती है। भाषा सीखने में भाषा कौशलों के स्वाभाविक क्रम, भाषा कौशल के स्वाभाविक क्रम में बताया हूं। क्या है? पहले LSRW बताया ना, LSRW यानी एल मतलब लिसनिंग, सुनना, निसरवन। LS स्पीकिंग यानी भाषण देना, इसको कहते हैं, बोलना। उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। लेखन को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में लिखित पक्ष की अपेक्षा मौखिक पक्ष पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मौखिक पक्ष क्या है? सुनना और बोलना, श्रवण और भाषण, है ना, बोलना पर अधिक बल देना चाहिए। छात्रों को जिस भाषा में ग्रहण हो, छात्र को जिस भाषा में ग्रहण करने के लायक है, ग्रहणीय लगे, उसी भाषा में अभिव्यक्ति हेतु छात्रों को उत्साहित भी करना चाहिए। इसीलिए नई शिक्षा नीति से जोड़ करके जब पढ़ाएंगे तो बता रहे हैं, नई शिक्षा नीति में ऐसे ही सिलेबस बनाया गया है, ऐसा ही पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चा को क्षेत्रीयता के आधार पर पढ़ाई करवानी है ना। इसीलिए अब आप लोग देखिएगा, हर भाषा क्षेत्र के अनुसार जितने हैं उसी के अनुसार टीचर की भी बहाली आएगी। खोटा टीचर स्पेशल आएंगे, है ना। जैसे झारखंड के ये चतरा हजारीबाग अधिकतर खोटा बोले जाते हैं, तो इस एरिया में खोटा टीचर भी आ जाएंगे, आने के स्पेशल टीचर रहेंगे जो खोटा के भी ज्ञाता हैं, ताकि घर में बच्चे को खोटा में जैसे वह बोल करके मम्मी पापा से बात करके आता है ना, वैसे ही आपको भी उसके साथ रूबरू होना है और वैसे ही बोलने के लिए सीखना भी है कि नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे कि स्वाभाविकता का सिद्धांत ये कहता है। अगला सिद्धांत देखिए, कौन सिद्धांत है? रुचि का सिद्धांत।
टाइम हो गया, एक और नहीं बताऊं? हैं, छोड़ दें? अच्छा ठीक है, तो रुचि का सिद्धांत, इसमें से कुछ सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, ये कुछ ऐसे हैं जो प्रमुख सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत को मैं मौखिक रूप से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक ना, और कुछ सिद्धांत को लिखा भी दूंगा। तो ठीक, आज मैं इतना ही बता करके कक्षा को समाप्त करते हैं। ठीक, धन्यवाद। जय।